यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो या पुराने स्टूडेंट्स हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए, 2027 के लिए, तो ये क्लास आपके लिए ही है। अगर आप 2027 में मेंस देने वाले हो तो जो मैं बताने वाला हूँ उसकी बिना प्रिपरेशन, भले ही आप उसको मेरे द्वारा जानिए या किसी दूसरे मेंटर के द्वारा जानिए, वो बात अलग होती है। ठीक है, अब मैं इसमें बताने क्या वाला हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको इंटरनल सिक्योरिटी के माध्यम से बताया था कि कैसे माइक्रो थीम्स यूज होती हैं। अगर देखो कोई नया स्टूडेंट है तो मैं एक मिनट में समझा देता हूँ कि माइक्रो थीम्स होती क्या बेसिकली। अब बेसिकली हमारे GS1 के एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रू मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। हमको यूपीएससी क्या देता है सिलेबस में, यूनिट्स वाइज देता है। यूनिट्स देता है हमको सिलेबस की, जो कि उसने डिफाइन नहीं की। उसको डिफाइन करने का काम किसने किया? मैंने किया। किसके थ्रू किया? ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैंने अपने मन से कर दिया, एकदम मायावी हो गए, नहीं। वो किया है मैंने पीवाईक्यू बेसिस पर। पीवाईक्यू जिन जिन टॉपिक्स पर पूछता है किसी यूनिट के अंदर, मैंने उसको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया है और एक स्ट्रक्चर वे में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको आज शाम को यानी 4 अगस्त को शाम को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल यानी यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स चैनल पर। अब जैसे माइक्रो थीम्स का मतलब क्या होता है, हमने यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको आप टॉपिक्स बोल सकते हो, सब टॉपिक्स बोलते हो, थीम्स बोल सकते हो, माइक्रो थीम्स बोल सकते हो। मैंने इसका नाम दिया है माइक्रो थीम्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर यूपीएससी पूछता है नृत्य रूप, डांस फॉर्म्स को उसने पूछा है, तो ये एक टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है भारतीय कला एवं विरासत का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज। थर्ड है आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन, या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 1, 2, 3, और ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा। और आपके लिए चैलेंज क्या है? आपके लिए जो चैलेंज है, जो आपको मैं टाइम टेबल या शेड्यूल या टारगेट देने वाला हूँ, वो है आपका 100 डेज का। लेकिन 100 डेज देखने में काफ़ी लगते हैं। मैं आपसे एक 30 सेकंड में कुछ बोलने वाला हूँ, ये चीज़ याद रखना, आपको खुद फील होगा सच है कि नहीं। अगर आज ये वाली क्लास 1000 स्टूडेंट्स देख रहे होते या देखेंगे, अगर देख लिया 1000 स्टूडेंट्स ने, वैसे देखेंगे ना, व्यूज़ इतने जाते नहीं हैं इस चैनल के। अगर 1000 स्टूडेंट्स ने देख लिया ना, यकीन मानो जो मैं बता रहा हूं उससे बेस्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। कोई टीचर बता नहीं सकता किस तरीके से करना है। ठीक है, अब इस प्रिपरेशन को करने में अगर 1000 स्टूडेंट्स ने इसको देखा अच्छे से, उसमें से पहली बार कर दो 500, तो देख के चले गए, आधा वीडियो देख, आधा ही नहीं देखा, पूरा क्लास कंप्लीट करके नहीं गए। लास्ट तक जब मैं बोला हूँ 100 डेज उनको कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उसको कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानो, मैं गारंटी देता हूँ, स्ट्रेटजी मतलब ऐसा नहीं कि देखो टीचर के लिए आसान होता है स्ट्रेटजी बनाना और बोलना बहुत आसान होता है। रियल में ये बात सही है, स्ट्रेटजी बनाना और बोलना बहुत आसान होता है, करना कठिन होता है, क्योंकि हमने खुद ने अप्लाई करके देखा है। ठीक है, हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, क्योंकि हम कई बार फेल हुए हैं इसलिए तो मेंटर हैं। अगर पास हो जाते, क्वालिफाई हो जाते, तो हम कहीं पर सर्विस कर रहे होते। फेल हुए हैं, उन गलतियों से सीखा है कि हमने कहाँ कमियां छोड़ी, क्योंकि एक फेलियर ही बता सकता है कि आपको गलती कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, एक फेमस वेब सीरीज का क्या है, डायलॉग है। ठीक है, तो इसको जिसने कर लिया ना, गारंटी देता हूं वो मेंस क्वालिफाई कर जाएगा। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे ये मास्टर थोड़ा सा फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा। आप इस क्लास को, इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कुछ बाबा रूप नहीं है कि बाबा ने एक जादू टोना कर दिया और ये हो गया क्वालिफाई, ऐसे नहीं। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बस कुछ मत करना, हाथ में कॉपी पेन लेना, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाना। और अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना, यूपीएससी 2027 में अगर आपको जॉब लेना है, आपको अपने नाम के आगे IAS IPS लगाना है, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी अल्टरनेट या कोई भी विकल्प नहीं है, यकीन मानो। और आज से आप जितना लेट होते हो उतना ही आप क्या करोगे, मेंस में पीछे छूटोगे, गारंटी मेरे मुझसे ले लो। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं GS1 की जो माइक्रो थीम्स है। अब माइक्रो थीम्स का मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया है कि हमको इनको टॉपिक्स के रूप में बांटा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे सिलेबस जब हम करते हैं, पता क्या होता है, सिलेबस में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट को 0 से लेकर हीरो तक पढ़ाते हैं आपको। जैसे स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड टॉपिक से, लेकिन आपके पास फाउंडेशन कवर होगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका फाउंडेशन पहले से क्लियर है, वही स्टूडेंट्स इस काम को कर पाएंगे। लेकिन क्या आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, ब्रह्मांड टॉपिक से स्टार्ट करोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करोगे?
ठीक है, ऐसा करोगे क्या? नहीं, हम इसको पढ़ेंगे सिलेबस वाइज, तभी हमारा सिलेबस हो पाएगा दिसंबर तक। ये बोलते हैं ना कि मेंस आपको प्रिपेयर करना है दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आपको करना है। होगा कैसे? तो उससे पहले आपको सिलेबस करना पड़ेगा। अब इस चीज में समझो, हम सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन बिखरा हुआ है। उसको स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे? उसको करेंगे हम नोट्स बना बनाकर। हम हर एक माइक्रो थीम्स के नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ से क्या सर पॉसिबल है दिसंबर तक बना? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट दूंगा कि मॉडरेट टारगेट रहेगा आपका। अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी सीरियस होगा ना, तो ये वो टारगेट्स को अचीव कर लेगा और ट्राई करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और वो कर भी लेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो नोट्स बनाना, नोट्स कैसे बनाना मैं लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा बहुत अगली क्लास में और बता दूंगा। लेकिन करना क्या है, सिंपल सा। जैसे अब मैंने आपको माइक्रो थिंग्स दे दी। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक GS1 एक ही पेपर की है, मैंने GS1 से लेकर GS4 तक मैंने हर यूनिट को क्या बांट दिया है, माइक्रो थिंग्स में बांट दिया है। सिंपल सा। अब आपको समझने में आसानी होगी कि आपको यूपीएससी की GS1 की अगर प्रिपरेशन करनी है, GS1 में आप जाओगे यूनिट फर्स्ट के पास। GS1 में जैसे ही आप यूनिट फर्स्ट में जाओगे, तो सिंपल चीज समझो, आपके माइंड में अब ये चीज है ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स को पता तो हो, हिंदी मीडियम वालों को, हमको पढ़ना क्या है, यूपीएससी मेंस में पूछता क्या है। मैं आपको सभी को चैलेंज करता हूं, आज जिसके पास रेडीमेड नोट्स और शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं है, वो 2026 का पेपर आने वाला है, उसके 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस करके बता दो। 15 नहीं, 10 क्वेश्चन करके बता दो। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ सर मेरे नोट्स में था, मैं कर सकता था। 18 क्वेश्चन आपके माइंड से यहां से निकल जाएंगे। और जैसे मैं प्रिपेयर करने को बोल रहा हूँ, मेंस को प्रिपेयर करने को बोलूंगा दिसंबर तक, वहां से आपके 17 से 18 क्वेश्चंस बनेंगे। आप बना ले जाओगे। कैसे बना ले जाओगे? तरीका है, उसी तरीका को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो थीम्स को, ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि मैं 3 माइक्रो थीम्स आज करूंगा, ठीक है। माइक्रो थीम्स क्या पढ़ना है? नृत्य रूप मुझे पढ़ने हैं, डांस के फॉर्म्स पढ़ने हैं। सिंपल सा क्या जाऊंगा, मैंने आर्ट एंड कल्चर को किसी टीचर के द्वारा पढ़ा होगा, टीचर के द्वारा नहीं पढ़ा होगा तो मैंने खुद से पढ़ा होगा, मैंने कोई बुक पढ़ी होगी, अपना कोई नोट्स बनाया होगा। अब उससे मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स के मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में आपके पास एक बनाया हुआ क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी मेन बॉडी होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता हो, और एक कंक्लूजन होना चाहिए। रेडीमेड नोट्स पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा टॉपिक का। देखो इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रारंभिक भारतीय अभिलेखों में वर्णित तांडव नृत्य। अब तांडव नृत्य के अलावा कौन कौन से नृत्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको देखना है प्रारंभिक भारतीय अभिलेखों में, कि यही एज इट इज यही रखो और तांडव नृत्य की जगह दूसरा नृत्य रख दो आप, ठीक है। सेकंड, भारतीय कला विरासत का संरक्षण समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। इसी को वो दूसरे शब्दों में पूछेगा। तो मैं तो आपसे सिंपल ये पूछता हूं, क्या आपके नोट्स में इस क्वेश्चन का आंसर अभी है? 90% स्टूडेंट्स के नोट्स में ये का आंसर होगा ही नहीं। आपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है प्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, POV पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। कहने का सीधा सा मतलब है, मैं चीजों को चारों तरफ घुमा रहा हूं। क्यों घुमा रहा हूं? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। मैं सीधे सरल शब्दों में बताऊं, आपके पास मिनिमम इतना कंटेंट तो हो आपके पास शॉर्ट नोट्स के थ्रू कि जो PYQs हैं आप उनको तो लिख सको। अगर आपने इतना ही कर लिया तो 70% काम तो आप कर चुके हो। बाकी के 30% जो क्वेश्चन न्यू बनेंगे, नए रूप में बनेंगे, नए कीवर्ड्स पूछेगा, नए न्यूज पूछेगा, नए स्टैटिक से पूछेगा, वो मैं प्रिपेयर कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? मैं आपको करंट अफेयर्स क्लासेस देता हूं, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नृत्यों के बारे में पढ़ो, नृत्य रूप पढ़ो, और इन प्रारंभिक अभिलेखों में किस किस नृत्य के बारे में है उसके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं, ठीक है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण समय की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है? कला क्यों जरूरी होती है? आज के समय में क्या जरूरत? पुराने मंदिरों की, नृत्य कलाओं की, चित्रकलाओं की क्यों जरूरत? तो आपके पास वैलिड पॉइंट्स इंपोर्टेंट होना चाहिए। इसके लिए इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये 3 माइक्रो थीम्स पर डे करनी है। अब कैसे करनी है, मैं सिंपल से आ जाऊं। मैंने आपके लिए, देखो मैं खुद ये मान के चलूंगा कि मैं मानता हूं इस चीज को, देखो बताना बहुत आसान होता है, करना टफ होता है, एग्जीक्यूशन हमेशा टफ होता है। मैं कई बार यहाँ पे बात कर चुका हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एग्जीक्यूशन ज्यादा टफ होता है किसी भी प्लानिंग को बनाने से पहले। और रियल लाइफ में भी क्या एग्जाम्पल है, वही
कि सरकार नीतियां बनाती है, सड़क पर आते हुए, जनता तक आते आते वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो मैंने बना दिया है, लेकिन इजी नहीं बोलूंगा इसको मैं, और बहुत टफ भी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे क्या इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप एक दिन में 3 माइक्रो थीम्स तैयार करो। मैंने क्या किया है, माइक्रो थीम्स का पीडीएफ आपको अलग मिल जाएगा और इस शेड्यूल का आपको पीडीएफ अलग से मिल जाएगा आज ही शाम 4 बजे के बाद। ठीक है, आपको डेली 3 माइक्रो थीम्स प्रिपेयर करनी। कैसे, मैंने इसको तैयार कैसे किया है कि आप पर डे क्या करोगे, GS1 और GS2 को साथ में प्रिपेयर करोगे। सर अकेला GS1 के लिए क्यों नहीं चले? मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है, वो क्या होती है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरियत आ जाती है। नोट्स बना रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के, कंफ्यूज हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। उस बोरियत को हटाने के लिए मैंने GS2 को इसमें जोड़ दिया। ये जो काम है ना, ये बहुत आपकी हेल्प भी करेगा पेपर में, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आते हो। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया, उसके बाद जस्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, उसके जस्ट बाद इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया GS1 में। ठीक है, तो मिक्स होके आता है, तो आपको माइंड भी उसी की तरह प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है पर डे, मैंने क्या किया है, एक दिन आपको क्या मिलेगा, GS1 की 2 माइक्रो थीम्स तैयार करनी है और GS2 की 1 माइक्रो थीम प्रिपेयर करनी है, यानी उसके बारे में पढ़ना है। डे 2 में आपको GS2 की 2 माइक्रो थीम्स करनी है, GS1 की 1 करनी है, यानी 2 + 1 और 1 + 2, यानी पर डे 3 माइक्रो थीम्स करनी है GS1 और GS2 की। ऐसे मैंने चेंज क्यों की है कि सिर्फ GS1 की 1 ही माइक्रो थीम क्यों करनी है, क्योंकि इस दिन हम 2 माइक्रो थीम्स तैयार करेंगे GS2 की, जिससे दोनों सब्जेक्ट बराबर चलते रहें, जिससे कोई सब्जेक्ट आगे या पीछे ना हो। ये इस तरीके से मैंने तैयार किया और ये 100 डेज का है। 100 डेज में क्या है, सिर्फ GS1 GS2 नहीं, GS3 को इसमें मैंने साथ रखा है। कैसे साथ रखा है, जैसे आपके GS1 और GS2 प्रिपेयर हो जाएंगे कंप्लीट, कितनी तारीख को हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 59 डेज, यानी 5 अक्टूबर को आप इसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। फिर सिर्फ आपको इकोनॉमी पढ़ना है। सर क्या इसमें बोरियत नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक बार जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे अच्छे से, ठीक है, तो क्या होगा, आप माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फिर GS3 को आप इजीली कर सकते हो। और फिर हम 5 अक्टूबर से क्या कर सकते हैं अपना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फिर 5 अक्टूबर से हम क्या कर सकते हैं, 20 नवंबर से हम क्या कर सकते हैं, फिर 5 अक्टूबर को हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, GS1 और GS2। फिर 20 नवंबर के बाद हमारे पास करना 1 महीने 10 दिन के आसपास है, इसमें हम एथिक्स प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है किसके लिए, कि अगर आप थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में चले, आप सोचें अभी से नहीं 3-4 दिन बाद से पढ़ लूंगा, क्या आपके पास टाइम है कि आप मेंस को प्रिपेयर कर लो? आप जितना लेट होगे ना, आपका एथिक्स प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और एथिक्स है क्या, गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। सर मैं एक काम करता हूँ, एथिक्स को पहले कर लेता हूँ, तो पेपर GS1 आपको देना नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो प्रिपेयर आपको पूरा सिलेबस ही करना है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, हर 5वें दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हर 5वें दिन आपको रिवाइज करना है। देखो जैसे ये है, तो ये रिवीजन का डे है, मैंने हर 5th डे डाला है, क्योंकि रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आप नया पढ़ते हो। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको इंडियन सोसाइटी के साथ। ठीक है, इंडियन सोसाइटी सभी का थोड़ा सा, किसी ने नहीं भी पढ़ा ना, उससे समझ में आ जाता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यूनिट नंबर 7 बोलती है, हमारे पास 2 माइक्रो थीम्स हमको सामने दिख रही हैं अभी। मान लो मुझे पढ़ना जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे। जनसंख्या क्या है, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत वगैरह, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जनसंख्या टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये मुझे क्या करना है, नोट्स बनाने से पहले मुझे माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग कैसे करूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा माइंड आइंस्टीन जैसा है, सब कुछ सोच लूंगा और लग दूंगा। अलग से एक रफ पेज लो, लिखो जनसंख्या, फिर सोचो क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या होता है जनसंख्या। जनसंख्या, इसकी परिभाषा, सबसे पहले तो परिभाषा, भारत की स्थिति। जनसंख्या सुन के मेरे माइंड में पहली बार आता है जनसंख्या की लाभांश। अच्छी बात है, जनसंख्या भारत में कैसी है स्थिति, हमको पता जनसंख्या ज्यादा है, युवा ज्यादा है तो क्या जनसंख्या की लाभांश है, बूढ़े लोग कम हैं। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ोतरी की चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, प्रभाव क्या है, इसके पक्ष क्या है, इसके विपक्ष क्या है, हम इसको, जो हमारी जो चुनौतियां उसको कैसे सही कर सकते हैं, यही होगा जनसंख्या में। जनसांख्यिकी, शीतकाल, डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है,
भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल पाया? जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपाय बताइए। तो वही टॉपिक से बार बार रिपीट होके उसी अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में आपको ट्रैप करके वो पूछेगा और आप फंस जाते हो। अगर आप जनसंख्या टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कितने पेज में? सिर्फ 3 से 3 पेज में बस इस टॉपिक को 2 से लेके 3 पेज। जनसंख्या की डेफिनेशन, जनसंख्या का जो सिद्धांत होता है, मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया, जनसंख्या कैसे चलता है, जनसंख्या विश्व में कैसे चली, उसका इतिहास भी देखना पड़ेगा आपको। पहले मृत्यु दर ज्यादा होती थी, जन्म दर भी ज्यादा होती थी, मृत्यु दर भी ज्यादा होती थी। फिर क्या हुआ? जन्म दर ज्यादा रही, मृत्यु दर हमने कम की, क्योंकि हम थोड़ा डेवलपमेंट किया, हेल्थ पर ध्यान दिया। ये टॉपिक समझो ध्यान से। फिर क्या हुआ? फिर लोग समझने लगे तो जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करने लगे, तो मृत्यु दर के साथ जन्म दर भी अब कम होने लगी। इसमें एग्जाम्पल देखो आप विश्व के, कि जापान में क्या है, बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर बच्चे कम हैं, युवा कम हैं, वृद्ध जनसंख्या है वो ज्यादा है। यानी डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, यानी निर्भर जनसंख्या। निर्भर जनसंख्या का क्या मतलब होता है? 1 से लेके 15 साल, और उधर 69 साल से या 59 साल से, हाँ 59 या 64 से बड़े लोग, और यहाँ पे 15 साल से छोटे लोग, बच्चे। तो इनको क्या होता है? निर्भर जनसंख्या, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। बाकी किस में आते हैं? बाकी आते हैं आपके कार्यशील जनसंख्या में। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है? अब जनसंख्या की ऐसी नहीं डेफिनेशन मैंने बस अपने नोट्स में से छाप दी। डेफिनेशन हमेशा याद रखना, ऑफिशियल यूज करना, जैसे कोई किसी नीति आयोग ने दी हो, किसी बड़े विचारक ने दी हो, किसी संस्था ने दी हो, जैसे WTO ने कोई सब्सिडी की दी है मान लो, UN ने दी है, यूनाइटेड नेशंस ने दी है, आपके WHO ने दी है, कोई भी डेफिनेशन, यानी आपको संस्था, किसी महान व्यक्तित्व, कमिटी, रिपोर्ट, सिफारिश, डेफिनेशन आपको यहाँ से तैयार करना है और उसी को इंट्रोडक्शन में यूज करना है। अब इसकी कमियां क्या है, कमियां कैसे होती हैं, कमियां क्या है, इसकी वजह से क्या पड़ता है, जो कल्याणकारी योजना उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। ये होता है जनरल पॉइंट। अब इस जनरल पॉइंट के बीच आपके पास डेटा, फैक्ट, फिगर्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज और समझाऊंगा अभी कैसे। इसकी वजह से क्या होता है, गरीबी को बढ़ावा मिलता है, और गरीबी का चक्कर चल रहा है। जैसे अब मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लिख सकते, अगर आप लिखोगे सिंपल भाषा में, तो इससे गरीबी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं, संसाधन की मात्रा कम पहुंच पाती है, जिसके कारण गरीबी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और गरीबी को बढ़ावा मिलता है, गरीबी को बढ़ावा मिलता है, आप लिखोगे। जब मैं लिखूंगा तो पता क्या लिखूंगा, उदाहरण के रूप में जनसंख्या रैगनर्स के दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाती है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया रैगनर्स का दुष्चक्र। ये क्या है? ये कीवर्ड है, ये कॉन्सेप्ट है, ये वैलिड, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिट मटेरियल बोलते हैं। अब सर ये नोट्स तो हम कहाँ ढूंढेंगे, कुछ गलत डेटा तो नहीं ले लेंगे हम। आप कुछ मत करो, बेसिक नोट्स बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा उसमें स्पेस देते जाना एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो पता क्या करना, जैसे A4 साइज नोट्स होता है आपका, ये तो उसमें यहाँ जगह रखना। जब मैं करंट अफेयर्स क्लासेस लेता हूँ ना, आपको हर क्लास में कम से कम 5 से 10 डेटा मिलते हैं। 5 से 10 डेटा का मतलब पता क्या होता है, 3 महीने अगर आपने क्लासेस कर ली ना, आपका GS1 से लेके GS4 तक के सभी नोट्स में वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारे पास अभी फैक्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, वो मैं प्रिपेयर कराता जाऊंगा आपको। लेकिन आपको अभी सिंपल जो पॉइंट्स होते हैं, जनरल पॉइंट्स होते हैं, कि जनसंख्या संबंधित मुद्दे क्या होते हैं, कि विस्थापन की समस्या क्या है। विस्थापन के वर्तमान के जो उदाहरण है वो तो लिखे होंगे ना आपके नोट्स में, नहीं लिखे हैं मैं बता दूंगा उसमें भी। असम की बाढ़, क्या विस्थापन नहीं हुआ? क्या उनका पुनर्वास नहीं करना पड़ेगा? बांग्लादेश से क्या आते हैं, घुसपैठी आते हैं। ठीक है, हमारे विस्थापन का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर अभी क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। किसकी वजह चल रहा है? वो विस्थापन की वजह से चल रहा है। आपको ऐसे इंटरलिंक करना, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अभी सिर्फ जितना शॉर्ट नोट्स हो सकता है उतना शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं आपको अगली क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा, सामने दिखाकर। देखो इस टॉपिक को हम कैसे बांटे थे, इसका इंट्रोडक्शन मैंने कैसे ढूंढा। अगर मेरे साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीखोगे तो आप अगली बार खुद से शॉर्ट नोट्स बना सकोगे। और इस शॉर्ट नोट्स को हम रेडीमेड नोट्स में प्रिपेयर कैसे करेंगे उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन रेडी है हार्ड डे चैलेंज के लिए? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आई एम रेडी लिख देना बस। ठीक है, जो मेरे साथ प्रिपेयर करने वाला है, अगर 5 से 10 5 स्टूडेंट्स भी हो गए ना, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो यूपीएससी की मेंस देने के लिए, अगर आपको रियल में आपके अंदर जुनून है, तो मैं
दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तैयार हूँ आपके साथ तैयारी करने के लिए, ठीक है। 27 का एग्जाम साथ में क्रैक करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स भी तैयार होंगे, मैं अलग क्या बना दूंगा, उनके लिए ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप में क्या है, मैं पर डे उनसे पूछूंगा कि आज क्या क्या प्रिपेयर किया। आपको डेली वहां पर क्या बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ 3 दिन में बता दूँ, 4 दिन में बता दूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, अपडेट करते ही रहना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, आपके ऊपर भी क्या होगा, एक प्रेशर रहेगा कि मेरा मेंटर मुझसे पूछेगा। अगर मैंने आज प्रिपेयर नहीं किया, मैं आलस में रह गया तो ठीक है, मैं बहाना नहीं बना सकता। खुद से बहाने बना सकते हो हमेशा कि कल कर लेंगे, लेकिन टीचर से तो नहीं बना सकते। मैं बोलूंगा क्यों नहीं बनाया, मैं कारण भी पूछता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ भी कि ये कारण तो इतना बड़ा है नहीं कि आप इसको प्रिपरेशन को छोड़ दो, ठीक है। तो आप पर एक प्रेशर हो, उसके लिए कौन कौन रेडी है, आपको कमेंट में अभी लिख के जाना, आई एम रेडी, ठीक है। सिंपल कुछ मत लगो, आई एम रेडी लिख के चले जाओ। मैं आपको ये पीडीएफ और आपको माइक्रो थिंग्स वाली पीडीएफ क्या दूंगा, शाम को प्रोवाइड कर दूंगा, यानी 4 अगस्त को शाम को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इन माइक्रो थीम्स का कितनी अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, पता है मैंने कभी कितना परसेंट बताया है, सिर्फ 20% यूज बताया मैंने, इसका सिर्फ 20% यूज, मैं 80% यूज बताने वाला हूं आपको। बस आप तैयार तो हो, आप तो कमेंट ही नहीं करते, ठीक है। जितना कमेंट करोगे ना, उतना ज्यादा प्रीमियम कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैंने एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया था, इन सारी चीजों के लिए मुझे फीस मिलती थी, यानी सैलरी मिलती थी, जो कि मैं आज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज भी चला जाऊं किसी भी बड़े में नहीं जा सकता, छोटे मोटे मान के चलो, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो वो आज भी इसके अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक अच्छा मेंटर मिलना बहुत टफ होता है किसी भी कोचिंग के लिए और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो बस सिंपल से लिख के जाना, आई एम रेडी, ठीक है। तो मैं आपके लिए अलग से ग्रुप बनाऊंगा, मैं नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा आपके साथ साथ। आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं, अगर आपकी समझ में नहीं आता, सर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताओ, दोबारा बताऊंगा, सर फिर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा। जितनी क्लासेस मुझे लेना पड़ेगा मैं लूंगा। अब मैं आपकी जो क्लासेस बची हुई हैं वो किसकी है, रेडीमेड नोट्स। इसमें 2 तरह के नोट्स हैं, एक शॉर्ट नोट्स, एक रेडीमेड नोट्स। फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पर मैं बात करूंगा। फिर टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, फिर प्रीलिम्स को साथ में कैसे लेके चलना, मैं सभी पर बात करने वाला हूं। बस आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करके चलो। अगर आप यूबीपीसीएस भी दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा जीएस पर्पस इसी तरीके से आप तैयार कर लोगे, ठीक है। माइक्रो थिंग्स यूपीएससी के तो काम करेंगे नहीं, आपको खुद एथिक्स का पेपर देना पड़ेगा, यूपीपीसीएस का भी, ठीक है। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कमेंट करके जरूर जाना आप सभी, ठीक है।